आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो आइए सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ा था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब ये जो एड्सॉर्प्शन है ये भी फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज की गई है, यानी दो टाइप्स की होती है एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट एड्सॉर्प्शन है जिसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, या इसको फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजिजॉर्प्शन, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन, वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन। ये क्या होती है वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन? The adsorption in which the adsorbate molecule are held to the adsorbent by the weak van der Waals forces। यदि हम इनके पॉइंट्स की बात करें, इसमें क्या होता है, जो adsorbate है, adsorbate are held by weak van der Waals forces to the adsorbent। वीक van der Waals फोर्सेस से हेल्ड होते हैं एड्सॉर्बेंट से, इसीलिए इसको van der Waals एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में, देन कोई सरफेस कंपाउंड नहीं बनेगा, नो सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में ये वीक है, इसलिए एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई स्पेशल बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है ये रिवर्सिबल नेचर की होती है, मींस आप चाहें तो जो एड्सॉर्ब हो चुके हैं मॉलिक्यूल्स आप उनको डिसॉर्ब कर सकते हो, आप उनको हटा सकते हो, दोबारा फिर एड्सॉर्ब कर सकते हो। तो यानी ये जो एड्सॉर्प्शन होती है ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। फिर ये एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस, मतलब यदि ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट है तो उसकी सरफेस पे ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल है एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर और बन गई, फिर एक लेयर और बन गई, इस तरीके से ये एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस होता है। ये जो एड्सॉर्प्शन होती है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर मींस यदि हम गैसेस का सॉलिड पे एग्जांपल कंसिडर करें, गैसेस का एड्सॉर्प्शन सॉलिड्स पे, तो हर टाइप की गैस हर टाइप के सॉलिड एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब होगी। हाँ, वो बात अलग है कि जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये गैस केवल इसी पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो सकती है, दूसरों पर नहीं हो सकती है। फिर जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो बहुत कम होती है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड, कब? जब एड्सॉर्प्शन होती है तो ये होती है ओनली 20 to 40 किलो जूल पर मोल। जब एक मोल सब्सटेंस एड्सॉर्ब करता है उस समय जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इस केसेस में ये हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम होती है, यानी ओनली 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। इस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है,
नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, यानी ये प्रोसेस अपने आप चलता है। फिर इट डिक्रीजेस, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब यदि हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें, सेकंड टाइप की जो एड्सॉर्प्शन होती है वो होती है केमिजॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन, या इसको लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन, यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, इन दिस एड्सॉर्प्शन द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल held by the chemical bond to the adsorbent, यानी एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको केमिकल एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। फिर यहां पर क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जब भी दो सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक सरफेस कंपाउंड बनता है, ए सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्योंकि एक बार जब कोई सरफेस पे कोई कंपाउंड बन गया तो ये जो एड्सॉर्प्शन है फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज irreversible in nature, irreversible in nature। उसके बाद ये जो एड्सॉर्प्शन होती है ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस होता है। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर यानी जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल होते हैं वो एड्सॉर्बेंट के साथ केवल एक ही लेयर उनकी बनती है, तभी एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, तभी सरफेस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, इट इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हर टाइप का एड्सॉर्बेट हर टाइप के एड्सॉर्बेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकता, यानी वो बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए कुछ एक सर्टन स्पेसिफिक एड्सॉर्बेट किसी पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के साथ ही रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एड्सॉर्प्शन होती है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर की होती है। अब क्योंकि इस केस में केमिकल बॉन्ड बनता है, और जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या था, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम रिलीज हो रही है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में बहुत वीक है। लेकिन यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, दैट इज व्हाई जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो 40 to 400 किलो जूल पर मोल होती है। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट रिक्वायर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है यानी कोई रिएक्शन होती है उस समय रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, लेकिन रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम होती है, तो फिर रिएक्टेंट क्या करेंगे, बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से उसको हीट देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी बना ले और उससे फिर क्या वो प्रोडक्ट बना सके, यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सके।
तो इसलिए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है। टेम्परेचर के साथ साथ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर it first increases and then decreases. केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ साथ, फिर डिक्रीज करती है। ये हम पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। जो इनिशियल इंक्रीज है टेम्परेचर का वो शो करता है कि रिएक्टेंट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी को टेकअप कर रहे हैं, अपने एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बनाने के लिए। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो पहले इंक्रीज करती है, उसके बाद जैसे इसमें डिक्रीज होता है वैसे ही डिक्रीज यहां पर होता है। तो ये थे केमिकल एड्सॉर्प्शन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यदि हमारे पास अलग से वो पूछा जाता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम अलग से बता देंगे, और यदि दोनों में डिफरेंशिएट किया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो इस तरीके से हम ये पॉइंट्स बना के इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होते हैं? द ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्चुअल में कोई भी ऐसा ग्राफ किसी भी एक वेरिएबल का जब हम प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। अब क्योंकि ये आइसोथर्म किसके अगेंस्ट है? अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज अ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्योंकि ये फ्रेंडलिच ने एक्सप्लेन किया था तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हमें पता है कि जब हम प्रेशर के अगेंस्ट एड्सॉर्प्शन को नोटिस करते हैं तो प्रेशर के साथ साथ जो एड्सॉर्प्शन होती है वो पहले इंक्रीज करती जाती है, और एक स्टेज पर प्रेशर के बढ़ने का एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी एक स्टेज के बाद जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो वो प्रेशर जिस प्रेशर के बाद एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाती है वो कहलाता है पीएस, यानी सैचुरेशन प्रेशर। उसको कहते हैं हम सैचुरेशन प्रेशर। यदि हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो ये कर्व हम 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। एक तो इसका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जिसको हम फर्स्ट पार्ट कहेंगे, यानी जहां पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर पर जो एड्सॉर्प्शन है वो स्टीपली इंक्रीज कर रही है। और एक बहुत हाई प्रेशर है जिसको हम कर्व का सेकंड पार्ट कहेंगे। इस पार्ट में प्रेशर जितना भी आप इंक्रीज करें एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो रही, यानी एड्सॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट। और तीसरा जो इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज पर है जिसको हम कर्व का थर्ड पार्ट कहेंगे, यहां पर कर्व में क्या है? बेंड है। तो तीनों पार्ट को 1 by 1 स्टडी करते हैं। सो एट लो प्रेशर जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी आप जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं एड्सॉर्प्शन उतना इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन एट वेरी हाई प्रेशर
जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, यानी x बाई एम इज कांस्टेंट, यानी प्रेशर का एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। और जो इंटरमीडिएट स्टेज है एट मॉडरेट प्रेशर x by m is directly proportional to p raised to power n, where value of 1 by n is equal to 0 to 1। यहां पर n की वैल्यू 0 से 1 नहीं है, रादर 1 by n की वैल्यू 0 से 1 है। जब 0 हो जाएगी ये पूरी वैल्यू तो आपके पास ये हाई प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाती है, जब पूरी वैल्यू 1 होगी तो ये लो प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाती है। यदि हम यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करें तो फिर ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी रेज टू पावर 1 बाई n। ये इक्वेशन कहलाती है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, लेट इट बी 1। इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x बाई एम, ये हो गया लॉग के लॉग m इंटू n, लॉग के लॉग m इंटू लॉग ऑफ n। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस लॉग m पावर n, n log m, ये हो गया। अब दोनों तरफ इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2303 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी log x बाई m इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 बाई n log p। रीअरेंज कर लेते हैं, log of x by m इक्वल टू 1 by n log p प्लस log k। अब ये इक्वेशन नंबर 2 इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर वेरिएबल क्या है, log x by m और log p। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें किस में, log ऑफ x बाई m, यानी ये पूरा y है वैल्यू और ये है x, y और x में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो अब यहां पर m क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ग्राफ आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरीके से। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द कर्व इज गिवन बाय द m, m क्या है 1 बाई n। और इंटरसेप्ट कहां से निकलेगा, इसको एक्सट्रापोलेट कर देंगे और ये y एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या वैल्यू होगी, log k की वैल्यू होगी। तो यहां लिख लेते हैं इंटरसेप्ट along the y axis is equal to log k। सो इस इक्वेशन, ये जो ग्राफ है फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई, यदि हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट कर लें और वहां से हम स्लोप फाइंड आउट कर लें इस कर्व का, उस वैल्यू को हम यहां पुटअप करें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से यदि हम इंटरसेप्ट निकाल कर यहां पुटअप करें तो हमें k की वैल्यू पता चल जाती है। सो इस तरीके से हम n और k की वैल्यू को इस ग्राफ की हेल्प से डिटरमिन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस मास्क में। इन गैस मास्क हमें पता है कि जो माइंस होती हैं उनमें पॉइजनस गैसेस के रिलीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
तो इसलिए जो लोग माइंस में जाकर काम करते हैं उनको गैस मास्क प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऐसे गैस मास्क जिनके अंदर एक सुटेबल एड्सॉर्बेंट होता है और उस एड्सॉर्बेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो पॉइजनस गैस यदि अंदर कोई रिलीज होती है माइंस के अंदर तो उसको एड्सॉर्ब कर लेता है और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको एड्सॉर्ब नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन को वो पर्सन टेकअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से गैस मास्क में भी जो एड्सॉर्प्शन है वो कंसेप्ट अप्लाई होता है। फिर दूसरा होता है इन डीकलरेशन ऑफ शुगर सिरप। जो शुगर सिरप होता है ये थोड़ा सा कलर्ड होता है, लेकिन इससे जो चीनी बनती है वो बिल्कुल प्योर व्हाइट होती है। वो कैसे होता है? इस शुगर सिरप के अंदर चारकोल डाला जाता है और वो चारकोल क्या करता है? उस सिरप के कलरिंग मैटर को एड्सॉर्ब कर लेता है और बाद में फिर इस चारकोल को इस सिरप से सेपरेट कर दिया जाता है। इस वजह से जो चीनी है वो व्हाइट होती है। सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है वेजिटेबल ऑयल्स को बनाते वक्त। एक और यदि हम बात करें इन डीह्यूमिडाइजर, कुछ एक ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन पर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है। उनको ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए हम उनको क्या करते हैं? एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसके अंदर सिलिका जेल होता है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से वो उन डेलिकेट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर देता है, उनको खराब होने से बचाता है। यदि हम और बात करें पेंट इंडस्ट्री में, इन पेंट इंडस्ट्री, पेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें कुछ सुटेबल एड्सॉर्बेंट डाले जाते हैं ताकि जो गैसेस ऑलरेडी, यदि पेंट में कोई गैसेस एड्सॉर्ब हो जाती हैं तो जो पेंट का सरफेस पे एड्सॉर्ब होने का जो कंसेप्ट है वो धीमा हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है, यानी पेंट अच्छे से सरफेस पे लग नहीं पाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? पेंट के अंदर कुछ एक सुटेबल एड्सॉर्बेंट डाले जाते हैं ताकि वो एड्सॉर्ब गैसेस को उसमें से हटा सके। इसी तरीके से यदि हम नेक्स्ट बात करें इन डाइंग क्लोथ्स, जिन कपड़ों को हमें डाई करना होता है उन कपड़ों को हम पहले एक मॉर्डेंट में डालते हैं। मॉर्डेंट जनरली हम पोटाश एलम, जिसको फिटकरी कहते हैं, वो यूज करते हैं। ये मॉर्डेंट का क्या काम होता है? ये कपड़े में यानी फैब्रिक में और जो आपका डाई है उसमें एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो इस तरीके से ये जो मॉर्डेंट होता है इजीली फैब्रिक पे भी एड्सॉर्ब हो जाता है और फिर खुद पे जो कलरिंग मैटर होता है यानी जो डाई होता है उसको एड्सॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जो एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से यदि हम और कंसेप्ट की बात करें इन क्रोमेटोग्राफी, इन क्रोमेटोग्राफी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एक पेपर स्ट्रिप लेके और जिन दो कलरिंग सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना होता है उसकी एक ड्रॉप यहां पेपर स्ट्रिप पे, वॉटमैन फिल्टर पेपर स्ट्रिप पे
नीचे से थोड़ा ऊपर करके लगाते हैं और इस फिल्टर पेपर को फिर एक सुटेबल सॉल्वेंट में सीधा हैंग कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जो कलरिंग मैटर था मिक्सचर, ये इस सरफेस पे जो ये वॉटमैन फिल्टर पेपर था इस पे खुद को एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉल्वेंट जब धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ता है तो ये जो मिक्सचर है ये सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से ये मिक्सचर भी इस सॉल्वेंट के साथ ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इन दोनों कंपोनेंट का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होता है विद दिस स्टेशनरी फेज यानी फिल्टर पेपर। तो जिसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम होता है वो बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है, और जिसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है वो कलरिंग मैटर पीछे रह जाता है। इस तरीके से जो दोनों मिक्सचर कंपोनेंट के जो दोनों मिक्सचर के जो दोनों कंपोनेंट हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट भी कहीं ये कंसेप्ट जो है वो भी एड्सॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से इन क्योरिंग डिजीजेस को क्योर करने में जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं एड्सॉर्प्शन कंसेप्ट पर बेस्ड होती हैं। यानी जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो जर्म्स पर या बैक्टीरिया पर जाकर एड्सॉर्ब हो जाती हैं और उनको किल करती हैं, जिससे जो डिजीज है वो क्योर हो जाता है। तो इस तरीके से ये थी कुछ एक एप्लीकेशंस एड्सॉर्प्शन।